नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं आधुनिक काल यानी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। मिडिवल हिस्ट्री हमने पढ़ी थी और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी, कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक काल क्या चीज है, आधुनिक काल की उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास। और आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास जो हम भारत के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा वर्ल्ड का टच आएगा क्योंकि मॉडर्न जो है वर्ल्ड से प्रभावित हुए बिना रहा नहीं। तो मॉडर्न के बारे में भी थोड़ा हम जो है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ये काल चेंज होते हैं, युग चेंज होते हैं, तो कोई बड़ी घटना होती है। जैसे आधुनिक, जैसे जो एंशियंट हिस्ट्री था यानी प्राचीन भारत था, उस समय मुस्लिमों का आक्रमण हुआ तो आपका मिडिवल हिस्ट्री चालू हुआ और मुस्लिमों का शासन रहा कई सालों तक। बाद में मुस्लिम कमजोर होना शुरू होते हैं, अंग्रेज भारत में आते हैं। तो अंग्रेज भारत में आते हैं और अंग्रेजों की सत्ता तो स्थापित होती है 1757 में। प्लासी का जब लड़ाई होती है वहां से अंग्रेजों को अधिकार मिलना शुरू होते हैं, 1764 में बक्सर। लेकिन यहां से हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर कोचिंग वाले यही करते हैं। मैं सोच रहा हूं कि इससे पहले मैं आपको सारी चीजें बताऊं। 1757 के पहले की चीजें, अंग्रेज आना शुरू हुए, अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित किया, अंग्रेजों के कौन प्रतिद्वंदी थे, अंग्रेजों को किससे लड़ना पड़ा, उस समय मुगल क्या कर रहे थे, मराठा क्या कर रहे थे, हैदर अली क्या कर रहा था, सिख क्या कर रहे थे, ये सारी बातें कॉम्प्रेहेंसिव वे में समझेंगे तब इस घटना पे आ पाएंगे और तब हम जान पाएंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, राजपूत शासक क्या कर रहे थे, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो यही मॉडर्न में पढ़ना है। मिडिवल में बस ये ध्यान रखिए कि हमने यहाँ था कि मुगलों का साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था, औरंगजेब राजा था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद की बातें हमें करना है। लेकिन उससे पहले औरंगजेब की मृत्यु तो हुई 1707 में, लेकिन हम उससे पहले और पीछे आ रहे हैं 1600 में, 1600 से भी इवन और पीछे आएंगे भी, 1453 की भी थोड़ी बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो हम पीछे से वापस 1707 में गाड़ी लेकर आएंगे और 1707 से वापस चलेंगे हम आगे। ठीक है, तो चलिए साथियों पहले इंडेक्स देख लेते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसमें। इंडेक्स मैंने इस बार हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग लिखा है, कई बार प्रॉब्लम होती है, तो इंडेक्स और टेस्ट मैं दोनों लैंग्वेज में दे सकता हूं आपको। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, हिंदी में लिखा है इसके पीछे, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। मैं आपको समझा देता हूं बस। सबसे पहले ध्यान रखिए, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हम करेंगे कि यूरोपीय भारत में आए। यूरोपियों का मतलब सिर्फ इंग्लिश नहीं है, फ्रेंच भी आए, डच भी आए, स्वीडिश भी आए, पुर्तगीज भी आए, ये सारे भारत में आए। तो ये जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन आया, कब कब आया, कहाँ फैक्ट्री लगाई, कौन सी पहली फैक्ट्री थी, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे भारत का राजनीतिक स्थिति क्या है 1600 ईस्वी में। तो 1600 ईस्वी में आपको पता होगा कि अकबर की मृत्यु 1605 में होती है। अकबर की मृत्यु होने के समय तो बहुत बड़े शासन, जो भारत पर शासन किसका था, अकबर का था। लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद में ऐसा नहीं कि शासन घटा है, अकबर की मृत्यु के बाद में तो औरंगजेब के टाइम तो और ज्यादा एरिया पर शासन था। तो उस समय अंग्रेजों को कोई चीजें नहीं मिल रही थी, यूरोपियों को कोई चीजें नहीं मिल रही थी कि वो जो है भारत पर हमला कर दें या भारत पर राजपाट स्थापित कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। तो उन्होंने क्या किया, किनारे किनारे पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो वो स्थिति हम जानेंगे 1600 ईस्वी में। मैप देखेंगे, मुगलों और मराठाओं को पराभव हुआ। अब अंग्रेजों को गली कहां से मिली, अंग्रेजों को अपॉर्चुनिटी कहां से मिली कि मुगल भी डिक्लाइन हो गए 1700 में, मराठा भी डिक्लाइन होते जा रहे थे धीरे धीरे। हालांकि शिवाजी ने एक राज्य स्थापित किया, शिवाजी के बाद में जब पेशवा आए, बाजीराव, बालाजी बाजीराव है ना, ये सारे जो पेशवा है, नाना साहेब आए, उन्होंने मुगल साम्राज्य को बहुत फैला दिया। लेकिन 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ उसमें मराठों का पराभव हो गया, मराठे एक तरीके से खत्म हो गए। हालांकि उसके 10 साल तक भी मराठे जिंदा थे, लेकिन बाद में तो सामंतों में बढ़ गए, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, ये सारों में बढ़ गए और फिर मराठे भी कमजोर हो गए। तो सहायक संधिया उन्होंने कर लिया, अंग्रेजों से मिल गए वो भी। फिर हम बात करेंगे कि अंग्रेजों का विभिन्न राजाओं और फ्रांसीसियों से संघर्ष। तो जब ये डाउन हो रहे हैं, मराठा और मुगल डाउन हो रहे हैं, तो छोटे छोटे राज्य जो हैं, हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया, मैसूर हो गया, इन सब से, इन राजाओं से, विभिन्न भारतीय राजाओं से अंग्रेज संघर्ष करेंगे और फ्रांसीसियों से संघर्ष करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर फ्रांसीसियों से क्यों, पुर्तगालियों से क्यों नहीं किया? क्योंकि पुर्तगाली तो इतना थे ही नहीं, पुर्तगाली तो सिर्फ व्यापारी थे, उनको तो एक ही बार में हरा देंगे। डच एक ही बार में हरा देंगे, स्वीडिश वगैरह इतने थे ही नहीं। मेन इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो फ्रांसीसी थे। तो जब विभिन्न राजाओं को हरा देंगे, फ्रांसीसियों को हरा देंगे, बाद में फिर मुगलों को भी अपने कंट्रोल में ले लेंगे, तो एक छत्र राज्य हो जाएगा इनका। फिर हम प्लासी की लड़ाई पढ़ेंगे 1757 की, 1764 का बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, बंगाल का पढ़ेंगे, सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ेंगे, मीर जाफर गद्दार के बारे में पढ़ेंगे, मीर कासिम के बारे में पढ़ेंगे।
फिर हम पढ़ेंगे कि कुछ विदेशी आक्रमण भी इस दौरान हो रहे थे। नादिर शाह ने आक्रमण किया, मैंने आपको बताया था 1738-39 में आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली, इस समय मुगल जो है कमजोर हो रहे थे। 1707 से लगाकर 1803 तक तो मुगलों में कुछ हुआ ही नहीं, 100 साल तक मुगल जो है बिल्कुल डाउन चले गए। तो अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत को लूटा, और यही अहमद शाह अब्दाली जो है 1761 में पानीपत के युद्ध में किसको हराता है? मराठाओं को हराता है। तो आपस में दो शक्तियां लड़ी और फायदा किसको? वो अंग्रेजों को। यदुनाथ सरकार ने यही लिखा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह साबित नहीं किया कि भारत पे कौन राज्य करेगा, बल्कि ये कर दिया, इसका निर्णय कर दिया कि भारत पे कौन राज्य नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? मराठा नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो करीब करीब 40-50 हजार मराठा जो मारे गए उसमें, और कई सारे जो है घायल हुए। तो अंग्रेजों का उत्कर्ष होगा, फिर ये सारे जो इन सब चीजों से उभर के अंग्रेज जो है सुप्रीमेसी हो जाएगी उनकी। और फिर ये क्या करेंगे? अब अंग्रेजों का जब उत्कर्ष होगा तो अंग्रेज भारतीय राजाओं को अपने अंडर लेने के लिए सहायक संधि करेंगे, उनसे सहायक संधि स्थापित करेंगे, सब्सिडरी अलायंस स्थापित करेंगे कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आपके यहाँ पर आर्मी रखेंगे, बस खर्चा आपको देना पड़ेगा मालिक। इस तरीके से व्यक्तिगत सिद्धांत करेंगे। अगर आपके कोई बेटा बेटी नहीं है, लेफ्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट बोलते हैं इसको। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में क्या करेंगे कि अगर आपके कोई बेटा नहीं है जो आपका लीगल हायर हो, गोद नहीं ले सकते, तो आपका राज्य हड़प लेंगे हम। इस तरीके से व्यक्तिगत हड़प की नीति, इसको क्या बोलते हैं? हड़प की नीति भी बोलते हैं, हड़प की नीति। और इंग्लिश वाले मेरे बंधु सुन रहे हैं, भाई बंधु बहने, तो वो जो है उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर 1857 की क्रांति होगी। जब इतना आप कर रहे हो तो कुछ भारत वाले भी तो करेंगे, थोड़ा लेट करते हैं लेकिन करेंगे। तो 1857 की क्रांति होगी, और फिर क्या होगा? कांग्रेस की स्थापना होगी। कांग्रेस की स्थापना के बाद में कांग्रेस के द्वारा आंदोलन चलाए जाएंगे। तो ये गांधी जी का एज आ जाएगा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। कुछ संवैधानिक सुधार होंगे इन आंदोलनों के कारण बीच बीच में, रेगुलेटिंग एक्ट से लगाकर बाद में भारत शासन अधिनियम जो है 1945 वाला आएगा, 1935 वाला आएगा, उससे पहले आएगा 1919 वाला, उससे पहले आएगा 1909 वाला। तो वो उनके बारे में हम जानेंगे। और भारत का विभाजन होगा, पार्टीशन होगा, और भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी 1947 में। तो ये मॉडर्न इंडिया का इंडेक्स है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, यही सेम चीज, यही ट्रांसलेटेड जो है मैंने यहाँ पर लिखा है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, कुछ भी अलग नहीं है उसमें, सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि मिडिवल एज में औरंगजेब साहब शासन कर रहे हैं, वहां तक पढ़ लिया हमने, वो छोड़ दीजिए। हम थोड़ा पीछे जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि भारत में यूरोपियन आए, क्यों आए? आपको पता होगा कि ये बोला जाता है कि भारत की खोज सबसे पहले किसने की। तो कई लोग बोलते हैं कि भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने की, तो मैं बोलता हूं वो गलत बोलते हैं। वास्को डी गामा ने भारत को नहीं खोजा भाई, भारत की खोज जो है वो तो पहले ही हो चुकी थी। वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, वास्को डी गामा ने तो समुद्री रास्ते की खोज की। किस रास्ते की खोज की? समुद्री रास्ते की। अब आप सोचेंगे भारत आने का समुद्री रास्ता वास्को डी गामा ने खोजा है, तो क्या ऐसा जरूरत पड़ी कि समुद्री रास्ता आई है? क्या जमीन से जुड़ा हुआ नहीं क्या यूरोप से भारत? तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, कि ऐसी क्या चीजें हुई? तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा मैप। और ये मैप जो है मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे भी पहले जो है मैं आपको ये दिखाता हूं कि 1707 में क्या कंडीशन थी। ये देखिए 1707 की कंडीशन। 1707 की कंडीशन का मतलब, ये जो आपको पीले पीले में राज्य दिख रहा है, ये पीला पीला राज्य है अकबर का। ये पीला पीला राज्य किसका है? अकबर का राज्य साहब। ये देखिए, कंधार अफगानिस्तान, काबुल अफगानिस्तान, मुल्तान पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान, है ना। ये थट्टा सिंध, थट्टा सिंध है, ये सिंध क्या है? सिंध थट्टा, जहां पर हुमायूं ने शरण ली थी, सिंध के पास में कौन राजा थे? वीरसाल, है ना, अमरकोट के राजा। तो ये सारी जगह अकबर के अंडर में थी। औरंगजेब भाई साहब आए, तो औरंगजेब भाई साहब आए तो उन्होंने ये और मिला लिया साहब। ठीक है, और अच्छा मैप में दिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये है अकबर का शासन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, और ये है औरंगजेब के द्वारा मिलाया गया राज्य। तो ये इतना राज्य औरंगजेब ने मिलाया था, क्योंकि उसने बीजापुर को मिला लिया था, उसने गोलकुंडा को मिला लिया था, इस तरीके से राज्य उसने मिला लिए थे। तो ये देखिए यहाँ पर 1605 से 1707 दिखा है। 1605 में हुई किसकी मृत्यु? अकबर की मृत्यु। 1707 में किसकी मृत्यु हुई? औरंगजेब की मृत्यु। इन 100 सालों में इतना विस्तार हुआ। ठीक है, ये मैप दिखाना जरूरी था। अब हम बात कर रहे हैं चूंकि मॉडर्न इंडिया की, तो भारत की खोज जो है, समुद्री रास्ते की खोज जो है, वो यूरोपियनों ने की। तो जब यूरोपियन आए, 1600 में करीब यूरोपियन आते हैं, पुर्तगीज उससे पहले आते हैं, तो उस समय भारत की क्या स्थिति थी ये मैंने आपको बताई है। अब हम बात करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की। यूरोपीय भारत में आए
और भी देखिए, मैं आपके लिए मैप इसलिए लाता हूं कि आपको और समझ में आए। देखिए ये जो है एक और मैप है, ये बहुत अच्छा मैप है, ये थोड़ा क्वालिटी अच्छी इसलिए बता रहा हूं मैं। यहां पर क्या, मुगल एम्पायर अंडर अकबर, अकबर के अंडर में मुगल एम्पायर, ये जो है अकबर के अंडर में मुगल एम्पायर है। फिर क्या लिखा है, एक्विजिशन अंडर औरंगजेब, औरंगजेब के अंडर में ये एक्विजिशन हुआ, और ये सारी चीजें आपको लिख रखी इस तरीके से दे रखी है। तो ये 3-4 मैप लेके आया हूं मैं, आप देखिएगा छोटी छोटी चीजें। कभी आप पूछते हैं ना मालवा कहां पर है, ये सूरत, ये औरंगाबाद में अकबर का मकबरा है, ये यहाँ पर हैदराबाद है, ये बीदर है, बीजापुर है, ये गोवा है, इस तरीके से कभी आप पूछते हैं तो ये सारी चीजें जो है चलती रहती है। मुल्तान है ना, ये थट्टा है, सिंध है, ये काबुल है, ये जाटों का रूल यहाँ पर था, इस तरीके से आप पूछते हैं तो कभी कभी ये बनारस, ये तो है, ये उड़ीसा वगैरह का पोर्शन। तो मैप बस आपके देखने के लिए लेके आया हूं मैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूरोपियन भारत में जब आए तो वो एक्चुअली समुद्र के रास्ते से लाए। समुद्र का रास्ता किसने खोजा, वास्को डी गामा ने। तो ऐसा क्या रीजन हुआ कि भारत में अंग्रेजों को आना पड़ा, भारत में अंग्रेजों को समुद्र के रास्ते से आना पड़ा, ऐसा क्या है? तो इसके लिए आपको एक घटना सुननी पड़ेगी, वो घटना है 1453 की। 1453 की घटना क्या है, 1453 में एक युद्ध होता है और उस युद्ध में कुस्तुनतुनिया की हार होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये नाम कहां से आ गए, कुस्तुनतुनिया का नया नाम मैं आपको बता देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। इस्तांबुल, कुस्तुनतुनिया का नया नाम है इस्तांबुल, तुर्की। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कहां की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारत की, आप कहां की बात कर रहे हैं? इसलिए मैं आपके लिए मैप लेकर आता हूं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं घटना, वो आप समझिएगा। ये है वर्ल्ड मैप, आप समझ रहे हैं। आपका भारत जो है प्यारा भारत है, यहां पर ये है प्यारा भारत। अब भारत में आने के लिए यूरोप से रास्ते बहुत सारे थे, या तो रशिया के रास्ते आइए, लेकिन रशिया के रास्ते आना जो है उस समय थोड़ा मुश्किल रहता था, क्योंकि यहाँ पर पर्वत पठार वगैरह बहुत सारे हैं। तो भारत से ये आप ओशन देख लीजिए एक बार के लिए, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, यहाँ पर भी क्या है थोड़ा रास्ता सही से दिया नहीं। मैं एक और मैप लेके आया हूँ आपके लिए, ये देखिए, ये है भारत, और भारत से ये है यूरोप। यूरोप से भारत आना है, तो यूरोप से भारत आना था, या तो इस रास्ते आइए, लेकिन इस रास्ते नहीं आते थे तो क्या करते थे लोग, ये भारत से पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, और यहां पर एक छोटी सी चीज है जो आप देखिएगा ध्यान से, इसको ही बोलते हैं कुस्तुनतुनिया। ये अगर आपको ध्यान से दिख रही होगी, इतना सा जुड़ा हुआ है ये, बस ये जो इतना सा जुड़ा हुआ पार्ट है ना, इसी के थ्रू जो है भारत आते थे लोग, ठीक है। इधर से नहीं आते थे, क्योंकि इधर से रास्ता बहुत अलग है, और ये पास में चाइना है, तो चाइना का सिल्क रूट जरूर जो है इसी तरीके से जाता था, है ना। अब भारत क्यों आते थे, भारत इसलिए आते थे कि ये जो इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, भारत है, ये मसालों के व्यापार के लिए बहुत फेमस थे। मसाले और सूती कपड़े, मसाले और सूती कपड़े का व्यापार होता था यहाँ पे। तो व्यापार कैसे होता था, भारत के थ्रू यहां पर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया में अरबों का शासन था, अरबों का शासन था, अरबों के थ्रू ये व्यापार होता था यूरोप में। अब यहां पर जो मसाले थे वो इतने फेमस थे वर्ल्ड में, भारत उस समय वर्ल्ड व्यापार का 20% कंट्रीब्यूट करता था। आज भारत की देश की 2-3% कंट्रीब्यूट करते हैं। सूती वस्त्र बड़े उस शौक से पहने जाते थे, बोलते थे कि भारत से आए हैं क्या, हम जरूर पहनेंगे, इस तरीके से काम चलता था वहां पे। क्लियर है? तो यह भारत की स्थिति थी। अब क्या हुआ कि यहां पे अरबों का शासन था, तो अरबों के थ्रू व्यापार होता था, एक तो कमीशन बहुत ज्यादा जाता था। ये व्यापारी जो है इटली के व्यापारी हैं, ये व्यापारी जो है यहां से अरबों के थ्रू जो है व्यापार करते थे, लेकिन अरबों से कमीशन बहुत ज्यादा जाता था। फिर क्या हुआ, 1453 में घटना हुई। 1453 में क्या घटना हुई कि यहाँ तुर्कों का शासन था, तुर्की का। इन्होंने क्या किया, ये इस रास्ते पे कब्जा कर लिया। यहां पे उस समय हुआ करता था बेजाइंटाइन साम्राज्य, बेजाइंटाइन साम्राज्य यानी रोम का शासन हुआ करता था, ईसाइयों का शासन हुआ करता था इस एरिया में। और यहां पर था तुर्की का शासन, मुस्लिमों का, इनके बीच में लड़ाई होती है। और जो एक मार्ग जोड़ रहा था यूरोप और भारत के एशिया को, वो मार्ग पे हो जाता है तुर्कों का अधिकार। अब तुर्कों का अधिकार हो जाता है तो व्यापार करना है तो तुर्कों की शर्तों पर करना पड़ेगा। तुर्की जो भी है, रेसेप तैय्यप अर्दोगन वहां के राष्ट्रपति हैं, आपको पता होगा, तो उनकी शर्तों पे व्यापार करना है। उनकी शर्तों पे ये लोग व्यापार नहीं करना चाहते थे, तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना भारत के लिए नया रास्ता खोजें। तो नया रास्ता खोजने के लिए फिर ये जो है यहां से, ये पुर्तगाल से निकल के ऐसे करके ये भारत पे आते हैं। ऐसे भारत का रास्ता खोजने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता है। और 2-3 चीजें और है भारत के रास्ता खोजने में। एक तो ये कि जब तुर्कों का यहाँ पर अधिकार हुआ, तो यहाँ पर अधिकार होने से यहाँ के जितने भी ज्ञानी विद्वान लोग थे वो चले गए यूरोप भाग के, और उनके साथ में कई सारी पुरानी पुस्तकें, कई सारी नॉलेज की सामग्री भी यूरोप गई। यूरोप से इसी से पुनर्जागरण आया, रेनेसा जिसको हम बोलते हैं, बौद्धिकता का विकास हुआ वहां पे।
बौद्धिकता का विकास हुआ, लोग साहसी बने, और जो कहेंगे कि चर्च का जो प्रभुत्व था वो कम हो गया, तो लोग जो है निर्भीक बने, साहसी बने। उसी समय जहाज निर्माण भी लोग कर रहे थे, जहाज निर्माण में प्रगति हुई, कई सारे साहसी नाविक जो है भारत दुनिया की खोज में चले जाने लगे। उस समय इस तरीके का वर्ल्ड मैप पता ही नहीं था। उस समय तक तो लोगों को यह नहीं पता था कि अमेरिका भी होता है। कई सारे लोगों ने यह सोचा कि जब भारत इस साइड पड़ता है और पहले बोला गया कि पृथ्वी गोल है, तो अगर इस साइड से भारत नहीं जा सकते तो एक काम करेंगे, पृथ्वी तो गोल है तो इस साइड से जाके उधर से आके भारत आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इधर गए तो अमेरिका मिल गया। इसी तरीके से ये चीजें हुई भारत की खोज के लिए। तो देखिए मैंने 2-3 कारण लिखे हैं आपके लिए। यहां पर क्या लिखा है, भारत में यूरोपियों का जल मार्ग के थ्रू आगमन क्यों हुआ। कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो यहां पर मैंने लिखा भी हिंदी में और इंग्लिश में, यही कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया को अभी वर्तमान में इस्तांबुल बोला जाता है। तो यहां पर उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो गया। ये उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार जो हुआ 1453 में, वो तुर्कों का साम्राज्य था। किसको था, तुर्कों का। एक मूवी है, आप देखिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा, फेती 1453, ये मूवी का नाम है। सुल्तान महमूद 23 साल की उम्र में उस्मानिया साम्राज्य का सुल्तान होता है और वो बेजाइंटाइन साम्राज्य को हराकर इस्तांबुल, कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार कर लेता है। ये बड़ी घटना है। इसी से यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, इसी से लोगों को नया रास्ता खोजने की जरूरत पड़ी, व्यापार बढ़ाने की जरूरत पड़ी। और मैंने बताया था कि मसालों का, कपड़ों का व्यापार होता था, बीच में कमीशन नहीं हो, इसके लिए यूरोपीय सोचते थे कि हम सीधा जो है कहां जाके व्यापार कर लें, भारत जाकर व्यापार कर लें। समुद्री यात्राएं हो रही थी, नाविक थे साहसी, नावों का निर्माण हो रहा था। ये सारी घटनाएं जो है भारत आने पर या भारत के साथ में इंडोनेशिया, साउथ एशिया आने पर मजबूर करती है। तो एक तो ये चीज मैंने लिखी। शिप बिल्डिंग मैंने लिखा, शिप बिल्डिंग यानी जहाज निर्माण का वर्क जो है प्रगति पर था। पुनर्जागरण हुआ के कारण पश्चिमी यूरोप देशों में दुस्साहस की भावनाएं भरी हुई थी। दुस्साहस का मतलब कि समुद्र में जाएंगे, खोजेंगे, मर जाएंगे, लेकिन चीजों को करेंगे, दुस्साहस की भावना थी, साहस की भावना थी। और ट्रेड ऑफ स्पाइसेस एंड हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का, हाथ से बनी हुई चीजों का, सूती कपड़ों का, स्पाइसेस का व्यापार इतना फल फूल रहा था कि लोगों को सोचता था कि मुनाफा इतना है, हम खुद भारत जाके खरीद के ले आएंगे। ऐसा बोला जाता है कि कई गुना जो है व्यापार कमाते थे। स्पाइसेस भारत के इतने फेमस थे वहां पर। एक तो सुगंधित, एक बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा क्या कि एंटीबायोटिक गुण, तीसरा क्या कि वहां के टाइम में जो प्रिजर्व कर सके चीजों को। प्रिजर्व का मतलब ठंड के क्षेत्रों में आपको पता होगा कि लोग चीजों को संरक्षित करते हैं। ठंड होती है तो उस समय कुछ होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, चीजों को, आपके यहाँ पे जो आप बोलते हैं ना कूलिंग प्लांट में, आप उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। प्रिजर्व करने का मतलब है कि, मुझे एक वर्ड याद नहीं आ रहा है, उसको क्या करते हैं, फ्रोजन करके रखते हैं आप चीजों को ना, जैसे अभी फ्रोजन करके रखते हैं वैसे प्रिजर्व करके रखते थे। प्रिजर्व करने का मतलब है कि भारतीय स्पाइसेस मिला लो, अचार डालते हैं ना आप, अचार में कितने मसाले, हम मसाले ही तो बोलते हैं उसको, वो 1 साल तक चलता है। उसी तरीके से लोग क्या करते थे, वहां पर खाने पीने की चीजों को भारतीय मसालों से प्रिजर्व करके रखते थे, बहुत ज्यादा समय तक चलते थे। एंटीबायोटिक गुण भी था, सुगंधित, खुशबू, स्वाद, सारी चीजें थी। तो इसलिए वो लोग सोचते थे कि यहाँ से व्यापार हम करें। और बहुत ही ज्यादा वेल्थ के बारे में सुना था भारतीयों की, तो अंग्रेज, पुर्तगाली सब लोग आना शुरू करते हैं भारत में। तो ये किस्सा आपको समझ में आया। तो ये किस्सा 1453 से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल या उस्मानिया साम्राज्य के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने से चीजें, घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो गया था भारत के साथ व्यापार करने का, तो समुद्री रास्ते की खोज की जरूरत पड़ी। और समुद्री रास्ते की जो खोज की जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले समुद्री रास्ते की खोज की भारत के वास्को डी गामा ने। भारत में जो कौन आया, वास्को डी गामा आए। तो ये मैं आपको बता देता हूं। एक मैप और मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये देखिए, ये और अच्छा सा मैप है। ये मैंने लिखा है बेजाइंटाइन साम्राज्य, यहां पे ये कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल है। और ये बेजाइंटाइन साम्राज्य पहले इतना बड़ा था, धीरे धीरे ये रेड में आया, सिकुड़ा और रेड में आ गया, बस इतना सा रह गया था बेजाइंटाइन साम्राज्य। और इधर जो था वो हो गया था एशिया माइनर या एनातोलिया बोलते हैं इसको। तो यहां पर था तुर्कों का साम्राज्य। तो ये यहां जाकर लड़े और यहां पर इन्होंने अधिकार कर लिया। अब यहां पर अधिकार कर लिया तो इंडिया आने का रास्ता जो है या साउथ एशिया आने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो फिर लोग जो है कहां से ढूंढे रास्ता, वो मैंने आपको बता दिया कहां से ढूंढा उन्होंने रास्ता, इधर से रास्ता ढूंढ लिया उन्होंने। अब सिर्फ वास्को डी गामा ने भारत का रास्ता नहीं ढूंढा है, कई सारे खोज करता हुए। ब्राजील की खोज उस समय हुई, यहां पर ये जो द्वीप है, वेस्ट इंडीज वगैरह के द्वीप हैं, वो इसलिए खोज हुई। अमेरिका की खोज उस समय हुई, है ना, पूरी पृथ्वी का चक्कर उस समय लगाया गया। भारत की खोज भी उसी समय हुई। यहाँ पर कैप ऑफ गुड हॉर्न है, आशा अंतरद्वीप या कैप ऑफ गुड हॉर्न, उसकी खोज उसी समय हुई। तो ये कई सारी खोजें उस समय हुई है। क्यों? क्योंकि लोग ये सोचते थे कि
हम जो है बौद्धिक रूप से सक्षम है, मनुष्य की कोई बाधाएं नहीं है, हम में साहस है, हम ये काम कर सकते हैं। नाव निर्माण में प्रगति थी, व्यापार करना चाहते थे लोग और सुनते थे चीजों को, तो उनको देखते थे कि हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं। तो मैंने बताया वेस्ट इंडीज की खोज कैसे हुई। ये सोचते थे कि यहां से भारत जाना है ईस्ट की तरफ, ये क्या है ईस्ट की तरफ जाना है बस। भारत अब ईस्ट की तरफ जाना है, लेकिन रास्ते में तो चीजें खड़ी पड़ी है, तो अब ईस्ट की तरफ नहीं जा सकते, तो पृथ्वी गोल है। अगर हम यहां पे जाना है, इधर से नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, घूम के पीछे से आ जाएंगे। तो घूम के पीछे से आने के लिए यहां पर गए, तो इन्होंने सोचा कि इंडिया आ गया है। इंडिया आ गया तो बाद में तो पता लगा ये इंडिया नहीं है, वेस्ट इंडीज नाम तो दे दिया कि इंडिया के वेस्ट में आ गए, लेकिन ये वेस्ट इंडीज नहीं था। बाद में पता लगा, अमेरिको वेस्पुच्ची में पता लगाया कि ये वो नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो। अमेरिको वेस्पुच्ची के नाम पर ही फिर बाद में यहाँ पर अमेरिका नाम पड़ा। तो ये खोजें उस समय हो रही थी। तो आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए मैं सारी खोजें लिख के लेके आ गया हूँ। क्या खोजें लिख के लेके आ गया हूँ, देखिए सारी खोजें लिख के लेके आ गया। सबसे पहले 1271 में मार्को पोलो इटली का यात्री था। ये मार्को पोलो ने यात्रा की थी सिल्क रूट के साथ साथ। सिल्क रूट का मतलब क्या, मार्को पोलो ऐसे यात्रा करते आया भाई साहब। कैसे यात्रा करते आया, देखिए ये मैं आपको बताता हूँ। मार्को पोलो यहां से यात्रा करते करते, यहां से यात्रा करते करते वो जो है चाइना गया, म्यांमार गया, और यहां से वो पानी के रास्ते जो है वापस ऐसे करके ऐसे यात्रा करके, ये मार्को पोलो की यात्रा थी। तो इसने उस समय 1271 में यात्रा की थी। और मार्को पोलो ने बताया था कि यहाँ इतने मसाले हैं, भारत इतना शक्तिशाली, इतना ये सारी स्पाइसेस है, इतना धन है, इतना वेल्थ है। मार्को पोलो ने बहुत सारी चीजें बताई थी। तो ये मार्को पोलो की यात्रा थी। तो ध्यान रखिएगा, मार्को पोलो ने कब यात्रा की, मार्को पोलो ने यात्रा की 1271 से 1295 में। ये मार्को पोलो साहब इटली का यात्री था, मार्को पोलो, ठीक है साहब। और कौन, 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज, जो पुर्तगाल का व्यक्ति था, केप ऑफ स्टॉर्म की खोज की। अब केप ऑफ स्टॉर्म क्या है, केप ऑफ स्टॉर्म वही आपका ये वाला केप ऑफ स्टॉर्म है। एक्चुअली यहां पर वो आया पुर्तगाल से, यहां से आया और खोज की इसने, और आगे जाना चाहता था, पता ही नहीं था किधर जाना है। यहाँ पे तूफान आ गया और वापस जाना पड़ा, नाविक डूब गए इसके बहुत सारे। तो इसने केप ऑफ स्टॉर्म नाम दिया। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। लेकिन बाद में जब ये गया तो इसके राजा ने बोला कि ये स्टॉर्म मत बोलिए, ये तो नया आशा है, न हमारी आशा है कि आगे जो है और हमें दुनिया मिलेगी। तो इन्होंने केप ऑफ गुड होप नाम दे दिया उसको। क्या दे दिया, केप ऑफ गुड होप। तो बार्थोलोम्यू डियाज के बाद में कौन भाई साहब आए, बार्थोलोम्यू डियाज के बाद में देखिए कौन आए, ये देखिए 1492 में साहब कौन आए, 1492 में आए क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की। यही वो क्रिस्टोफर कोलंबस थे जो सोचते थे कि हम जो है फार ईस्ट में जाते हैं, भारत मिल जाएगा या इंडोनेशिया मिल जाएगा। इधर से जाना चाहते थे, इधर जाने नहीं दिया गया, तो उन्होंने सोचा पीछे से मुड़ के आ जाते हैं। पीछे से मुड़ के आने के चक्कर में इन्होंने वेस्ट इंडीज खोज दिया सब। तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस थे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्चुअली सबसे पहले वेस्ट इंडीज, वो जो उधर के आसपास के जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनकी खोज की थी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में भारत की खोज होती है 1498 में। तो ये मैंने बाद में लिखा है, हालांकि इसके बाद भारत की खोज होती है, ठीक है ना, ये भारत की खोज होती है। लेकिन पहले ये पढ़ लेते हैं। 1500 में पेट्रो अल्वारेस कैब्राल ने पुर्तगाल का था, इसने ब्राजील की खोज की। ब्रैकेट में कंट्री लिखी है मैंने, इसने ब्राजील की खोज की, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा हमारे लिए। कौन इंपॉर्टेंट है, ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिको वेस्पुच्ची जो था स्पेन का था, इसने क्या किया, इसने अमेरिका की खोज की और बोला कि जो कोलंबस भाई साहब गए थे ना, जो वेस्ट इंडीज बोलते थे, वो एक्चुअली अमेरिका है। इन्हीं के नाम पर फिर अमेरिका पड़ा, और बहुत बड़ा लैंड है, क्योंकि इन्होंने तो द्वीप खोजे थे सिर्फ। तो अमेरिका इनका रिसर्च था, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा। फिर बाद में एक व्यक्ति था फर्डिनेंड मैगलेन ने क्या किया, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा दिया। उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। पृथ्वी का जो था, इसने सरकमफ्रेंस किया, पृथ्वी का सरकम नेविगेशन पूरा किया। इसने पूरी पृथ्वी गोल चक्कर लगा दिया। और इसने एक बार में नहीं लगाया, क्या लगाया इसने, 2 बार में चक्कर लगाया। कैसे 2 बार में चक्कर लगाया भाई साहब, इसने क्या किया कि सबसे पहले ये यात्रा की इसने इस तरीके से, यहां तक, ये मलेशिया तक चला गया, इधर से यहां तक यात्रा की, वापस आ गया। फिर बाद में फर्डिनेंड मैगलेन भाई साहब गए, यहां से होते हुए, ऐसे होते हुए, और ऐसे जाएंगे तो बताइए किधर निकलेंगे, पृथ्वी तो गोल है, तो ऐसे जाएंगे तो यहां निकलेंगे। और यहां आके यहां पे इनकी हत्या कर दी गई वहां के आदिवासियों के द्वारा, मलेशिया फिलीपींस में। अब जब फिलीपींस में, मलेशिया में हत्या कर दी गई इनकी, तो फिर इनको बोला कि सरकम नेविगेशन पूरा हो गया। कैसे हो गया, यहाँ का रास्ता तो पहले तय कर चुके थे, फिर बाद में ये रास्ता उन्होंने तय कर लिया। तो पहली बार पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला नाविक था फर्डिनेंड मैगलेन। उसने पृथ्वी का सरकम नेविगेशन या परिधि की यात्रा की थी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये खोजकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं आपको, देखिए
यहां पर वास्को डी गामा की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वास्को डी गामा ही वह व्यक्ति था जिसने भारत के कालीकट बंदरगाह, जिसको भी कोझिकोड बोलते हैं, वहां पर जो है ये आया था। अब ये कैसे आया था? ये बार्थोलोम्यू डियाज का भाई था, बार्थोलोम्यू डियाज, उसी की तरह आया था। कैसे आया था? यहां पर वो आया और यहां से चला गया, लेकिन यहां पे उसको एक व्यापारी मिला और वो व्यापारी बोला कि भारत जाना है, भारत जाना है, मैं ले चलता हूं साहब आपको। तो ये यहां पर केरला में कोझिकोड आए। तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की 1498 में। जमोरिन नाम के राजा की उपाधि वाला व्यक्ति था यहाँ पर, उसका समोथरी नाम था। उसका नाम क्या था? समोथरी, लेकिन वो राजा की उपाधि थी जमोरिन। तो जितने भी टीचर पढ़ाते हो जमोरिन पढ़ाते, जमोरिन राजा नहीं था, जमोरिन राजा की उपाधि थी। और वो जमोरिन नाम के राजा थे। भाई साहब इन्होंने स्वागत किया, बाद में पुर्तगालियों को मिल गया, तो इन्होंने 1498 में पुर्तगालियों ने खोज लिया था भारत का समुद्री रास्ता। तो अकबर तो पैदा भी नहीं हुआ था तब। तो ये आए, व्यापार करने लगे। शुरू में तो व्यापार ही करते थे। अंग्रेज तो 100 सालों बाद आएंगे, अंग्रेज पुर्तगालियों के 100 सालों बाद आएंगे। तो इस तरीके से पुर्तगाली आए भारत में और भारत की खोज कर दी इन्होंने। भारत की खोज का मतलब भारत के समुद्री रास्ते की खोज कर दी इन्होंने। तो ये आप पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत में जो यूरोपियंस आने लगे, जब वास्को डी गामा आया, वास्को डी गामा यहाँ से काली मिर्च लेके गया और बोला जाता है कि इन्होंने 60 गुना प्रॉफिट कमाया। साहब इतना प्रॉफिट कमाया तो दूसरे व्यापारी क्यों नहीं आएंगे? रास्ता तो खुज गया है, अब तो नए लोग आ जाएंगे। नए लोग आएंगे तो पुर्तगाली आएंगे, डेनिश आएंगे, डच आएंगे, स्वीडिश आएंगे, फ्रेंच आएंगे, इंग्लिश आएंगे। क्वेश्चन बनता है कौन कब आया, कब कब इन्होंने जो है कंपनी बनाई, फैक्ट्री बनाई, ये सारी चीजें। तो ये एक टेबल में आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें मैं लिख के लेके आया हूँ। देखिए सबसे पहले पुर्तगीज आए, कब आए? 1498 में आए। और इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां बनाई? अब ये फैक्ट्री नाम का वर्ड जो है ना, ध्यान रखिएगा, ये कोई कारखाना जो आज हम फैक्ट्री बोलते हैं वो फैक्ट्री नहीं कि सामान बनाना ये करना है। फैक्ट्री का मतलब एक फोर्टिफाइड, एक किले नुमा इनका ऑफिस होता था, जिसके अंदर ये कच्चा माल खरीदते थे और यूरोप भेजते थे, पैकिंग कर करके माल भेजते थे वहां से, उसको ये फैक्ट्री बोलते थे। या कोई भी दूसरा माल, मसाले वगैरह थे, वो वहां पर लेकर आते थे और वहां पे चीजें करते थे और वहां से बंदरगाह से भेज देते थे। तो ये फैक्ट्रियां जो समुद्र तट के आसपास बनाते थे। तो पुर्तगाली आए सबसे पहले, कब आए? 1498 में वास्को डी गामा आया। फिर उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई, कौन से ईयर में? 1503 में लगाई। दूसरी फैक्ट्री कहां लगाई? कन्नौर में लगाई। तो पहली फैक्ट्री तो पूछते हैं, दूसरी भी लगा दी है मैंने। ठीक है, बस आप तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, एक तो ये और एक ये है कंपनी बनाने का साल, ये है फैक्ट्री खोलने का साल। इन सब की कंपनियां ऐसी थी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इस तरीके से कंपनियां बनाते थे। तो अब आप देखिए, यहां पर ब्रिटिशर्स ने दूसरी कंपनी बनाई, डच ने बाद में बनाई। डच ने कंपनी बाद में बनाई, लेकिन भारत पहले आ गए। वो भारत पहले कब आ गए? 1605 में ही मसूलीपट्टनम में इन्होंने कारखाना खोल दिया था। लेकिन अंग्रेज 1600 में कंपनी बनाई, लेकिन आए कब? 1611 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने भी कारखाना खोजा। दूसरा जो है इन्होंने सूरत में बनाया था। क्लियर है? तो अगर आपको पूछे कंपनियों का क्रम क्या है, तो कंपनियों का क्रम है पुर्तगीज, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश। अगर आपको बोले भारत में फैक्ट्री खोलने का क्रम क्या है, तो पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश, इस तरीके से क्रम है। ये तो भारत आते हैं। फिर डेनिश आते हैं, 1616 में ट्रेंकोबार, तंजावुर, तमिलनाडु में ये कारखाना खोलते हैं। फिर फ्रेंच आते हैं 1664 में, सूरत में कारखाना खोलते हैं। और स्वीडिश आते हैं, लेकिन स्वीडिश तो भारत में कारखाना खोलते ही नहीं है, तो बस आते हैं, माल लोड करते हैं, चले जाते हैं। अब आप देखिए, अंग्रेजों को लड़ना है साहब इनसे। क्यों लड़ना है? क्योंकि ये इनके दुश्मन है। तो स्वीडिश को तो छोड़ दो, ये तो भारत में कभी आए नहीं। अब अंग्रेजों को लड़ना है किससे? पुर्तगालियों से, डचों से, ब्रिटिश से, डेनिश से और फ्रेंच से। एक एक करके सबसे लड़ेंगे। एक एक करके जब सबसे लड़ लेंगे, चीजों को संभाल लेंगे, तो फिर भारतीय राजाओं से लड़ेंगे, और भारतीय राजाओं से लड़ेंगे तो फिर ऊपर उठ जाएंगे और सुप्रीमेसी हो जाएगी। बस इतना सा हमें पढ़ना है। आप ये देखिए कि इस समय इनका विरोध करने वाले या तो ये ताकते हैं अंग्रेजों का, या फिर भारत में मुगल है और मराठा है, या मैसूर है, या सिख है, यही है। अब आप देखिए कि इनसे तो अंग्रेज लड़ ही लेंगे, मुगल खुद ही डाउन हो गए, मराठा खुद ही डाउन हो गए, मैसूर और बंगाल को प्लासी के युद्ध में हरा देंगे, बंगाल को प्लासी के युद्ध में हरा देंगे, मैसूर में टीपू सुल्तान और उसको क्या बोलेंगे, हैदर अली को हरा देंगे। बस इसी तरीके से अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन फैक्चुअल है जो मैं लिख के लेके आया हूं, टेबल याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, और एक क्रम पूछा जाता है कि भारत से जाने का क्रम किसका है। आने का क्रम तो यही है, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश, आने का क्रम। फैक्ट्री बनाने का क्रम जरूर इनका अपोजिट हो सकता है, फैक्ट्री इन्होंने पहले बनाई, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन भारत में आने का क्रम ध्यान रखिएगा, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश। पुर्तगीज का मतलब पुर्तगाली, डच का मतलब डच, जिसको नीदरलैंड या हॉलैंड बोलते हैं आप, ब्रिटिश का मतलब अंग्रेज,
अंग्रेज तो सभी होते हैं, अंग्रेज का मतलब इंग्लैंड वाले, डेनिश है ना, डेनमार्क वाले, फ्रेंच फ्रांस वाले, स्वीडिश स्वीडन वाले, ये आने का क्रम है। फैक्ट्री बनाने का क्रम बस यहाँ थोड़ा उल्टा है। अब जाने का क्रम आपसे पूछ रहा हूं, तो जाने का क्रम मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, उसमें आप क्रम बना के इस टेबल में लिख लीजिएगा, क्योंकि जाने के क्रम में धीरे धीरे लोग गए। हालांकि मैं आपको जरूर ये बता सकता हूं कि भारत से सबसे लास्ट में कौन गया, तो जो सबसे पहले आया भारत में वो ही सबसे लास्ट में गया। कौन सबसे पहले आया? पुर्तगीज। पुर्तगीज आ गए थे 1498 में, लेकिन ये भारत में सबसे बाद में गए, गोवा खाली करके 1961 में। गोवा पे हमने ऑपरेशन विजय करके एक ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन विजय के कारण पुर्तगीज जो है खाली करके गए थे। ठीक है, तो चलिए ये बातें हो गई आपकी। अब हम एक एक के बारे में जानेंगे। एक एक के बारे में कैसे? पहले पुर्तगीज के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, कुछ बातें डच के बारे में जान लेते हैं, कुछ ब्रिटिश के बारे में जान लेते हैं। जब इनके बारे में पृष्ठभूमि बना लेंगे तो फिर हम क्या बात करेंगे, हम मुगलों के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि लेटर मुगल बाकी है हमारे, उत्तरवर्ती मुगल जो है औरंगजेब के बाद वाले, उनके बारे में बात करेंगे, फिर लड़ा देंगे, अंग्रेजों को जिता देंगे और हो जाएगा हमारा आधुनिक काल। ठीक है, बहुत सिंपल। चलिए देखते हैं पुर्तगालियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा ने खोज की, और इनके जो है गवर्नर आते थे यहाँ पर। कुछ गवर्नर थे इंपोर्टेंट, एक दो के बारे में बताता हूँ। पुर्तगाली जो कि सबसे पहला है, उनका पहला गवर्नर था अल्मीडा, तो 1505 से 1509 के बीच में रहा। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट गवर्नर था, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि समुद्र में हमें सशक्त बनना है, समुद्र में ही हमें जो है चीजों को करना है और दूसरे लोग को घुसने नहीं देना है किस तरीके से। तो उन्होंने एक सिस्टम और चालू किया था, वो बाद में लिखा हुआ आएगा शायद, कार्टेज प्रणाली भी चालू की। ब्लू वाटर का मतलब ये होता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब समुद्र में हमें सशक्त होना है, और समुद्र में सशक्त होकर हम क्या करेंगे, कार्टेज प्रणाली लागू करेंगे। जो भी दूसरी कंपनी के, दूसरे देशों के जहां समुद्र में आएंगे उनसे हम कर वसूलेंगे साहब की। समंदर में हम राजा हैं, भारत में हम व्यापार करते हैं, आसपास भटके तो डुबो देंगे या फिर कर दे दो आप हमें। तो ये कार्टेज सिस्टम इन्होंने लागू किया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा की थी। अल्मीडा जो है पुर्तगाली गवर्नर था फर्स्ट। बाद में अल्बुकर्क आया, स्पेलिंग मैंने हिंदी इंग्लिश में लिखी है ना। ये वास्तविक संस्थापक था इसका, और इसने क्या किया, कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। कोची जिसको आप बोलते हैं कोचीन, उसको राजधानी बताया। बीजापुर से गोवा इन्होंने ले लिया था, तो गोवा बाद में इनकी राजधानी बनेगी, लेकिन पहले इन्होंने कोचीन को राजधानी बना लिया था। पहले वास्को डी गामा तो कोझिकोड में आया ना, कालीकट में आया, लेकिन बाद में इन्होंने कोचीन को राजधानी बनाया। कोचीन के बाद में इन्होंने गोवा भी ले लिया बीजापुर से, मैंने आपको बताया था बीजापुर याद रखिएगा। तो बीजापुर से इन्होंने गोवा हथिया लिया और गोवा को बाद में राजधानी बनाएंगे। फिर नीनुडू कुन्हा आया, नीनुडू कुन्हा आया 1529 से 38। ये देखिए बीच में गैप है, मैंने सारे का नहीं लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, कोचीन से कहां कैपिटल ट्रांसफर कर दी, गोवा। पहले कोझिकोड यानी कालीकट, फिर कोचीन, कोचीन से कहां गए, गोवा आ गए। गोवा राजधानी ट्रांसफर कर दी 1530 में, क्योंकि 1510 में गोवा मिला था तो 30 में राजधानी शिफ्ट कर दी। फिर अल्फोंसो डिसूजा आया साहब, इसके साथ में फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए। सेंट जेवियर जिसको आप बोलते हैं, सेंट जेवियर कॉलेज आपने सुना होगा, तो सेंट जेवियर, संत जेवियर इनके साथ ही भारत आए थे अल्फोंसो डिसूजा के साथ में। अब भाई साहब ये तो करते थे व्यापार करते थे, तो इतनी इनकी सशक्त चीजें थी नहीं। थोड़ा नेवी अच्छी थी, लेकिन अंग्रेजों की नेवी इनसे भी सुपर थी। जब अंग्रेज आए भारत में 1600 ईस्वी में, और 1600 ईस्वी में आए भारत में, धीरे धीरे फैक्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे थे सूरत में पुर्तगालियों का बेस था बहुत तगड़ा। तो सूरत में बेस था, तो अंग्रेजों ने इनको हरा दिया सूरत में साहब, सुवाली के युद्ध में हरा दिया इनको। सुवाली में ब्रिटिश वर्सेस पुर्तगीज इन्होंने हरा दिया, और इन्होंने हरा दिया, ब्रिटिशर्स जीत गए, तो इनकी सुप्रीमेसी हो गई, और धीरे धीरे ये व्यापारी बन के रह गए। इन्होंने कभी भी चीजों में इंटरफेयर नहीं किया कि राजाओं को हरा दें, इसको हरा दें, उसको हरा दें। तो सुवाली का युद्ध जो था इनके लिए बहुत निर्णायक था, तो ये ध्यान रखिएगा 1612 में लड़ा गया। तो अपने आने के 100 सालों के बाद में ये जो है पिक्चर से हट जाते हैं, थोड़ा व्यापार करने में रह जाते हैं, और गोवा तक सिमट कर रह जाते हैं, गोवा दमन दीव यहाँ तक सिमट कर रह जाते हैं। कौन? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली एक कॉम्पिटिटर तो गया साहब, मैंने आपको बताया ना कितने कॉम्पिटिटर हैं। पुर्तगाली तो गए, स्वीडिश तो भारत आए नहीं, ब्रिटिश तो खुद हैं। अब इनको इनसे लड़ना है, इनको इनसे लड़ना है, और इनको इनसे लड़ना है। उसमें से एक तो पहले बोरिया बिस्तर लेके चले जाएंगे, तो एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए इसके बाद में कौन है साहब, ये पुर्तगालियों का थोड़ा और बच गया। देखिए कार्टेज सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। पुर्तगालियों के बारे में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली भारत में तंबाकू, आलू, टोमेटो, कॉर्न, काजू, लाल मिर्च, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, ये सारी चीजें जो आपके इंपॉर्टेंट चीजें दिखती हैं, ये सारे भारत में पुर्तगाली लेके आए। भारत में प्रिंटिंग प्रेस
जहाज निर्माण था नहीं उस समय इतना, ये सारे जो है पुर्तगाली लेके आए। काली मिर्च वहीं की है, आलू वहीं के हैं, इतने खाते हुए, टमाटर वहीं के, सारे वहीं से जो है खेती वहाँ की थी। पहले भारत में इस तरीके से खेती होती नहीं थी, तो आलू टमाटर वगैरह ये सारे जो है ये भारत में पुर्तगाली लेके आए। दूसरा, पुर्तगाली एक प्रिंस था जो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता था समुद्री यात्राओं को, उसको प्रिंस हेनरी कहा जाता था, और ये समुद्री यात्राओं को प्रमोट भी करता था, इसलिए नेविगेटर प्रिंस भी इसको कहा जाता है। पुर्तगाल का राजा था। भारत ने गोवा को 1961 में हासिल किया ऑपरेशन विजय से। तो सबसे लास्ट में जाने वाले कौन? पुर्तगाली। बाकी सब पहले ही भाग जाएंगे। अंग्रेज तो 1947 में भाग जाएंगे, लेकिन पुर्तगालियों का शासन 14 सालों तक और रहता है और गोवा पे अधिकार जमा के रहते हैं। बाद में भारत ऑपरेशन विजय करता है, सेना भेजता है, पुर्तगाली को भगा देता है। तो 1961 में आने वाले कौन? पुर्तगाली। जाने वाले कौन? पुर्तगाली। यानी पहले आने वाले, अंत में जाने वाले। ठीक है, तो पुर्तगालियों के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं और चीजें क्या है। तो और चीजों में डच की बात करते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डचों ने फैक्ट्री बनाई थी। मैंने आपको बताया था, कंपनी तो अंग्रेजों ने पहले बनाई थी, लेकिन 1602 में भारत में आए थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी कोचीन में अपना बेस बनाया। और कोचीन में किसका बेस था आपको पता है? पुर्तगालियों का बेस था। और पुर्तगाली तो फिर बाद में 1630 में कहां चले गए थे? 1630 में गोवा चले गए। तो जब गोवा चले गए तो कोचीन में उनकी इतनी क्षमता रही नहीं, तो डचों ने पुर्तगालियों को गोवा कोचीन में भी हरा दिया, पुर्तगालियों को हरा दिया। तो पुर्तगाली जो है वो हारते जा रहे हैं। सूरत में अंग्रेजों से हारे, कोचीन में डचों से हारे, तो अब बचे कहां पर? गोवा ही बचा उनके पास में, दमन दीव बचा। यहीं पर छोटा मोटा मसूलीपट्टनम इधर उधर व्यापार करेंगे, और पुर्तगाली तो खत्म है। डचों की बात करते हैं। डच जो है ना, मेन इनका स्पाइसेस का व्यापार नहीं था। ये तो क्या करते थे? सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, और मेन इनका व्यापार इंडोनेशिया वगैरह में था। तो भारत में इतने सशक्त थे नहीं। इंडिगो का मतलब नील की खेती, तो नील का व्यापार करते थे, सूती वस्त्र का व्यापार ये करते थे डच। तो इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं, भारत में तो सशक्त थे भी नहीं। मेन व्यापार इनका होता था इंडोनेशिया से। तो ये भारत में तो अपना बेस बनाना चाहते थे, बस मेन व्यापार इनका इंडोनेशिया से होता था। गोल्ड कॉइन जारी करते हैं भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा। पेगोड़ा नाम के गोल्ड कॉइन जारी करते हैं। कहां पर? पुलिकट में। पुलिकट में ये अपना दूसरा कारखाना बनाते हैं, दूसरी फैक्ट्री बनाते हैं, तो ऑफिस बनाते हैं दूसरा वहां पर। और ये डिफिटेड इन द बैटल ऑफ बेदरा, चिंसुरा की बैटल 1759 में अंग्रेजों को द्वारा हरा दिए जाते हैं। तो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को भी हरा दिया, अंग्रेजों ने डचों को भी हरा दिया, और डचों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। तो पुर्तगाली तो वैसे खत्म हो गए, डचों को इन्होंने खत्म कर दिया। चिंसुरा की ये बक्सर से पहले की लड़ाई है, ध्यान रखिएगा। ये बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में, और बक्सर की लड़ाई में जो मीर जाफर रहता है, मीर कासिम, तो उसको सहयोग देने की सोचते हैं डच। अंग्रेजों को पता लग जाता तो पहले इनको निपटा देते हैं। तो चिंसुरा या बेदरा की बैटल वेस्ट बंगाल में लड़ी गई थी। वापस नाम आएगा, बार बार बताऊंगा। चिंसुरा या बेदरा की बैटल में डचों को भी हरा देते हैं सब। अब ब्रिटिशर्स ने डचों को हरा दिया, तो ये तो इंडोनेशिया वगैरह उधर ही सिमट कर रह जाते हैं। कुछ छोटे मोटे व्यापारिक केंद्र इनके होते हैं भारत में, बस। तो अब कौन कौन चले गए? पुर्तगीज चले गए, डच चले गए। अब बचे कौन? फ्रेंच और डेनिश। तो उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये इंग्लिश मैंने लिखा है, क्यों? मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आने का क्रम आपका ध्यान रहे। पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए। इंग्लिश के बारे में हम पूरी बात बाद में करेंगे, पूरा अंग्रेजों के बारे में ही पढ़ना है हमें, तो इसलिए वो एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अंग्रेजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डेनिश आए। डेनिश तो इतने ताकतवर पहले ही नहीं थे। डेनिश डेनमार्क के लोगों को बोलते हैं, ठीक है ना। इनका मुख्य व्यापार चाय का था, और ये भी चीन के साथ व्यापार करते थे, ज्यादातर चीन के साथ व्यापार करते थे, और चाय का व्यापार ही करते थे। तो चाय का व्यापार करते थे। 1745 में इन्होंने खुद ने अंग्रेजों को सारा सामान भेज दिया कि भाई हम तो जा रहे हैं वैसे। तो पुर्तगीज को अंग्रेजों ने हरा दिया, डचों को अंग्रेजों ने हरा दिया बेदरा चिंसुरा की लड़ाई में 1759 में। 1745 में डेनिश भी बोले कि भाई हम भी जा रहे हैं। स्वीडिश तो भारत आए नहीं थे कारखाना बनाने के लिए, तो फिर बच्चे कौन? फ्रेंच। तो फ्रेंच के बारे में बात कर लेते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। और थोड़े बहुत राजा महाराजा उनके बारे में बात करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 1745 में चले गए। तो सबसे पहले जाने वाला एक्चुअली ये 1745 में भाग जाते हैं, है ना। 1745 में सारा सामान बेचकर भाग गए। अब देखिए क्या है फ्रेंच के बारे में कुछ चीजें। फ्रेंच के बारे में क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने बताया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सारे ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन बस देश का नाम है आगे। ये लुई 14वां था वहां पर। लुई 14 बहुत फेमस है, इसको फांसी दी गई थी फ्रांस में, गिलोटिन पे टांग दिया गया था। कभी विश्व इतिहास पढ़े तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जरूर पढ़िएगा। नहाता नहीं था साला एक तो। अब देखिए 1664 में इसने मंजूरी दी कि साहब फैक्ट्री बनाओ, आप भी जाओ। कहां पर जाओ? व्यापार करने के लिए जाओ। तो रॉयल फरमान मिला इनको और फैक्ट्री करने के लिए आ गए। सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई, दूसरी मसूलीपट्टनम में खोली इन्होंने। अंग्रेज तब तक स्थापित हो चुके थे थोड़े बहुत, तो सीधा लड़ाई लड़ते नहीं है। बाद में इनका गवर्नर आता है जिसका नाम होता है डुप्ले। तो डुप्ले जो है अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ता है। तो ये इन्होंने क्या किया, 1673 में फ्रांसिस मार्टिन को बीजापुर के गवर्नर शेर खान लोधी के द्वारा पौंडीचेरी का गांव दे दिया गया। एक्चुअली
ये जो फ्रेंच थे भारत में, वो 4-5 जगह पर इंपॉर्टेंट बाद में बचे थे। कहां पर? ये पौंडीचेरी उन्हीं का था, फ्रेंच का। इन्होंने बहुत बाद में खाली किया पौंडीचेरी को। तो पौंडीचेरी हो गया, चंद्रनगर हो गया, आपका माहे हो गया, कराईकल हो गया, येनम हो गया, ये सारे जो है भारत में इनके अधिकार में रहते हैं। तो पौंडीचेरी मिल गया इनको कब? 1673 में, जिसे फ्रांसीसियों ने अपनी राजधानी बनाया। तो पौंडीचेरी में ही ये रहते थे ज्यादातर। तो फिर बाद में बंगाल से इनको चंद्रनगर मिल गया, माहे मिल गया, कराईकल मिल गया, ये व्यापारिक केंद्र इन्होंने बना लिए। 1742 में साहब आया डुप्ले, और डुप्ले ऐसा गवर्नर था, बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसका अंग्रेजों के साथ में युद्ध होता है, अंग्रेजों को हरा देता है। आप सोचेंगे सर अंग्रेज तो बाद में भी रुके, पहले युद्ध में हरा देता है। दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध में फ्रांसीसी हार जाते हैं, और वो युद्ध बड़े निर्णायक होते हैं, और फ्रेंच की उसमें हार होती है। उनको हम कर्नाटक युद्ध, कार्नाटिक वॉर बोलते हैं। उसमें भारतीय राजा भी इन्वॉल्व थे। उसी से अंग्रेजों को पता लगता है कि अच्छा भारतीय राजा तो ऐसे हैं क्या, इनसे तो कोई भी लड़के हरा दे, फिर हम क्यों डरते हैं इनसे। तो उसी युद्ध की हम बात करेंगे। बस मैं आपको पहले पृष्ठभूमि दे रहा हूं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के में 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए। तो 3 अंग्रेज और फ्रेंचों के बीच में लड़ाई हुई। इन्हें कार्नाटिक वॉर के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद फ्रेंच भारत में केवल कुछ जगहों पर व्यापार के लिए रह गए। भारत ने पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, येनम फ्रांसीसी से 1954 में खाली कराया, और चंद्रनगर को तो 1949 में खाली करा दिया था। ये वेस्ट बंगाल में था। और ये जितने भी नाम मैंने बता रहा हूं ना, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, येनम, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं भी। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो सिर्फ पौंडीचेरी का नाम केंद्र शासित प्रदेश के नाम पे सुना है, उसका नाम भी पौंडीचेरी की बजाय हमने पुडुचेरी सुना है साहब। तो पुडुचेरी नाम है, पहले पौंडीचेरी था। लेकिन पौंडीचेरी या पुडुचेरी अकेला नहीं है। पौंडीचेरी का शासन कराईकल, माहे, येनम में भी लागू होता है। यानी केंद्र शासित प्रदेश तो एक ही है, लेकिन 4 अलग अलग जगहों पर बटा हुआ है। तो आपका काम बस एक इतना है कि मैप में देखिएगा, नहीं तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि इस मैप में यहां तो पुडुचेरी है, अब येनम कहां है, कराईकल कहां है, माहे कहां है, ये जरूर आप देखिएगा। ये अलग अलग जगह पर है, अलग अलग जगह पर। थोड़ा हिंट भी दे देता हूं मैं, अलग अलग जगह पर है, लेकिन एक ही केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो जैसे दमन और दीव अलग अलग जगह है, वैसे ये भी अलग अलग जगह है। तो बाद में जब एंग्लो फ्रेंच वॉर में फ्रांसीसियों की हार हो जाती है, तो फिर ये बस इतनी जगह सिमट जाते हैं और इतनी जगह सिमट जाते हैं, और 1954 में अल्टीमेटली फ्रांसीसी भारत से चले जाते हैं। तो सबसे लास्ट में जाने वाले कौन? पुर्तगाली, 1961। उससे थोड़ा पहले जाने वाले कौन? फ्रेंच। थोड़ी कड़ी बन रही है। और सबसे पहले जाने वाले कौन? 1745 में, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये टेबल मैंने बताई थी आपको। पुर्तगीज को तो डचों ने भी हरा दिया, पुर्तगीज को अंग्रेजों ने भी हरा दिया, सुवाली के युद्ध में खत्म हो गए। डचों को चिंसुराय बेदरे की लड़ाई में अंग्रेजों ने हरा दिया, खत्म हो गए। ब्रिटिश तो है ही। डेनिश जो है 1745 में सामान बेच के चले गए कि भाई आप ही देखो। फ्रेंच को 3 लड़ाइयों में अंग्रेजों ने हरा दिया, ये भी हो गया। स्वीडिश तो भारत आए नहीं थे, तो बचा कौन? अब ब्रिटिश। अब ब्रिटिश का फ्रेंच के साथ में जो थोड़ा बहुत संघर्ष हुआ ना, उसी के बारे में हम बात करेंगे। कर्नाटिक वॉर कैसे हुआ, कर्नाटिक वॉर या युद्ध कैसे हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो अंग्रेजों के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे और उनके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, बात करना है। ठीक है, बस ये एक चीज और आपकी बच गई थी, तो मैं आपको इसके बारे में बोल देता हूं कि स्वीडिश या स्वीडन वाले। तो ये तो मैंने पहले बता दिया, स्वीडिश लोगों ने अपने यहाँ केंद्र ही नहीं बनाए थे, और ये तो केवल जहाजों में आते थे, व्यापार के लिए वस्तु खरीदते थे और चले जाते थे। तो इस तरीके से मैंने सारे यूरोपियों का क्रम बता दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। अब हमें पढ़ना है मेन किसके बारे में? अंग्रेजों के बारे में। तो अंग्रेजों के बारे में जब पढ़ेंगे तो उन्होंने फ्रेंचों के साथ में क्या संघर्ष किया वो भी आ जाएगा, भारतीय राजाओं को कैसे हराया वो भी आ जाएगा, सुप्रीमेसी कैसे होगी वो भी आ जाएगा, और उसी में ही हम मुगल सम्राट को भी पढ़ लेंगे। तो ये एक्चुअली मॉडर्न इंडिया आपका चलेगा। तो एक बार चलते हैं इसी क्रम में, देखते हैं क्या चीजें होती है। आप पढ़ते रहिएगा, और वीडियो को अगर नहीं समझ में आया रिपीट करके एक बार और देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कालक्रम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।